iFast लाया है 75th इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैट 50% ऑफ ऑन एनी कोर्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोमो कोड यूज़ करना है इंडिया, और ये ऑफर आपका अवेलेबल है 15 अगस्त तक, आज से 12 PM तक। रजिस्टर आज ही करिए और अवेल कीजिए किसी भी कोर्स पे 15% ऑफ। ऑफर वैलिड है 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के मिडनाइट तक। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप कोर्स लेते हैं 24 मंथ का, करंट प्राइस है 19,000 का है, और ये कोड इंडिया आप लगाने के बाद 50% ऑफ हो जाएगा। ये 9,000 का कोर्स हो जाएगा। ऐसे 13,000 वाला कोर्स 6,000 का, 12,000 वाला कोर्स 5,000 का, 11,000 वाला कोर्स 5,502 का, 6,000 वाला कोर्स आपको 3,000 रुपये में मिल रहा है IFS के। ये जो आपका 50% का इस पर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे का डिस्काउंट उस पर। और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 100% फीस आपका बैक मिलता है। और iFast नोन है इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर CSIR UGC नेट गेट एंड IIT जैम। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स चाहिए इसके बारे में, आप पढ़ना चाहते हैं तो www.ifastonline.com पे जा सकते हैं, या 9172266888 पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक है इन सब का, कहाँ पे आपको जाना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो आज ही अगर 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो iFast के किसी भी कोर्स पे इंडिया कोड लगाना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी गेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। हम सॉल्व करा रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो 2021 का पेपर हुआ था प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का। वो क्वेश्चन नंबर 40 तक के हो गए थे। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन और लेंगे। ठीक, तो 41 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। गोइथेस फोलियर थ्योरी है और हॉगन एंड सोमरविले का ABC मॉडल है। ये अगर आपने पढ़ा है इनकी थ्योरी और इनका मॉडल, तो आप ये बताइए कि ये किससे रिलेटेड है। लीफ डेवलपमेंट, शूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट और फ्लावर डेवलपमेंट। तो मान लीजिए आपको गोइथेस फोलियर थ्योरी ना पता हो, लेकिन सोमरविलेस ABC मॉडल बहुत पॉपुलर मॉडल है और ये फ्लावर डेवलपमेंट के लिए है। गोइथेस फोलियर थ्योरी जो होता है वो फॉर्मुलेट किया गया था 18th सेंचुरी में, और ये बताता है कि जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, ये सारी चीज़ें, ये एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। ऐसे ये ABC मॉडल जो है वो दिया गया था जॉर्ज हॉगन और क्रिस सोमरविले ने 1988 में। इन्होंने काम किया था रबिडिक्सिस थैलियाना और एंटीराइजम मेजर्स पे। और ABC मॉडल में बताया गया है कि 3 जीन है ABC, उनके कॉम्बिनेशन से ही जो अलग अलग पार्ट्स हैं आपके सेपल, पेटल और एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये बनते हैं। तो ये फ्लावर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ द नेचुरल अल्टरनेटिव टू द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे बहुत सारे मीम्स बने थे पिछले साल कोरोना में, अगर आपको याद होगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफिकल्ट था। और ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है। ये एक सिंथेटिक एंटी मलेरियल ड्रग है और इसका नेचुरल अल्टरनेटिव इनमें से कौन है? अर्टिमिशिया लीफ, पोडोफिलम रूट, सिनकोना बार्क और एकोनिटम सीड। तो सिनकोना का जो बार्क होता है ये एक नेचुरल अल्टरनेटिव है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, जो कि खुद भी एक एंटी मलेरियल ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। सीड जर्मिनेशन कंप्लीट कब माना जाता है? जब एम्ब्रियो का जो स्पोरोफाइट है वाटर एब्जॉर्व करने लगता है, या जो एम्ब्रियो का स्पोरोफाइट है ग्रोथ उसका रिज्यूम हो जाता है, या जब प्राइमरी रूट सीड से बाहर निकल आता है, या जब कोटिलिडन्स ग्रो कर जाते हैं तब। तो किसी भी सीड का जर्मिनेशन कंप्लीट तब माना जाता है जब सीड से प्राइमरी रूट बाहर आ जाती है तब। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन अगर आपको याद होगा, जहाँ पे पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से 2 स्पर्म सेल बनते हैं कि एक स्पर्म जाके ओवा को फर्टिलाइज करता है और सेकेंड जो है पोलर न्यूक्लियस से जाके फर्टिलाइज करता है, जिससे बनता है इंडोस्पर्म। और इसी प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसको डिस्कवर किया था नवास्चिन ने 1998 में। लिलिएसी फैमिली के प्लांट थे लिलियम मार्टैगन और फिटरेलिया टेनेला में, और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। क्वेश्चन नंबर 45 पे हम आते हैं। नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। बीटा ऑक्सीडेशन जब होता है फैटी एसिड्स का, तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं ये यहाँ पे पूछा गया है। तो बीटा ऑक्सीडेशन के बाद एसिटिल कोएंजाइम A बनता है और FADH2 और NADPH2 भी बनता है। पर ऑप्शंस में आप देखेंगे एसिटिल कोएंजाइम अलग दिया हुआ है और FADH2 NADPH2 अलग दिया हुआ है, लेकिन दोनों के दोनों आंसर करेक्ट हैं, इसलिए C और D दोनों इसके आंसर करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होता है? A, B, C, D 4 ऑप्शंस हैं। A है आपका जब फ्यूअर कॉम्प्लेक्सेस मॉलिक्यूल मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदल दिए जाएं, तो B जब
There is absorption of energy from the surrounding, or C, molecules having higher entropy are converted to molecules having lesser entropy, or D, molecules having lesser entropy are converted to molecules having high entropy. इसका करेक्ट आंसर डी है। लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तब हो सकता है जब मॉलिक्यूल जिनके पास लेसर एंट्रोपी हो वो कन्वर्टेड हो जाएं मॉलिक्यूल जिनके पास हायर एंट्रोपी होता है। हायर एंट्रोपी मींस डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी, या आप कह लीजिए मॉलिक्यूल टूट रहा हो। ठीक, तो यही है कि जो टोटल एंट्रोपी होती है किसी सिस्टम का, या तो वो बढ़ता है या तो रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फर्स्ट सिंगल स्टेट, सेकंड सिंगल स्टेट, ट्रिपल स्टेट और क्वाड्रुप्लेट स्टेट। तो देखिए जो एक्साइटेड स्टेट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए फोटोसिंथेसिस में, वो है उसका फर्स्ट सिंगल स्टेट। आपने देखा है कि जो लाइट एनर्जी है आपको बोला जाता है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते। ठीक, अगर लाइट एनर्जी को पौधे को यूज़ करना है तो सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है, और जो एब्जॉर्प्शन है फोटोन का वो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है, और पिगमेंट मॉलिक्यूल को ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाता है, जो कि डिफरेंसेस कॉज करता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। जो लॉ है क्वांटम मैकेनिक्स का वो क्या कहता है, कोई भी गिवन मॉलिक्यूल अगर कोई फोटोन एब्जॉर्ब करता है किसी सर्टेन वेवलेंथ का, तो जो वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस होगा दो स्टेट्स के बीच में, दैट इज ई माइनस ई जी, मस्ट मैच एग्जैक्टली द एनर्जी ऑफ द एब्जॉर्ब फोटॉन्स। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फोटॉन्स एब्जॉर्ब करने के बाद दो एक्साइटेड स्टेट में रह सकते हैं। एक तो होता है सिंगल स्टेट जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपोजिट स्पिन्स के होते हैं, दैट इज एंटी पैरेलल, और ये शॉर्ट लिव्ड के होते हैं। और एक होता है लॉन्गर लिव्ड ट्रिपलेट स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल होता है। तो ट्रिपलेट स्टेट जो होता है अचीव होता है सिंगल स्टेट के बाद आफ्टर लूजिंग सम एनर्जी टू द सराउंडिंग, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्रिपलेट स्टेट का वो फिर से ग्राउंड लेवल पे आ सकते हैं जब ये एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ द लाइट नोन एज फॉस्फोरेसेंस। आपने पढ़ा होगा कभी कभी ये जो ट्रांजिशन होता है ट्रिपलेट स्टेट से सिंगल स्टेट के बीच में, ये कब होता है, आफ्टर द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग विच इज फॉलोड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेवलेंथ नोन एज डिलेड फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे ये जो आपका क्लोरोफिल है वो ये जो रिएक्शन करता है फर्स्ट सिंगल स्टेट में करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। स्टोमेटल क्लोजर जो होता है किसके द्वारा इंड्यूस होता है, तो आपको पता होगा स्ट्रेस हार्मोन जिसका कॉमन नाम है एब्सिसिक एसिड विच इज आल्सो नोन एज ABA। ये जब इसके ऊपर प्रेसी प्लांट्स के ऊपर एबायोटिक स्ट्रेसेस आते हैं तभी क्या करता है, इसका इफेक्ट है कि ये ट्रांसपिरेशन को रोकता है, वाटर लॉस रोकता है। कैसे रोकता है, स्टोमेटा को क्लोज करके। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के कई सारे इनहिबिटर्स हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स को हम ATIs बोलते हैं, जैसे कि NPA, TIBA, ओके, एंड PBA। ऐसे ही आपका मॉर्फैक्टिन भी है, पर यहाँ पे जो NNA दिया हुआ है जिसका फुल फॉर्म है 1 नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, ये एक सिंथेटिक फाइटोहार्मोन ऑक्सिन ही है, ये ऑक्सिन का इनहिबिटर नहीं है। तो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर एंड दैट इज NAA। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर विच हैज फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एब्सिसिक एसिड, ABA। तो एक यहाँ पे केमिकल है ज़ैंथोजिन। ज़ैंथोजिन जो होता है ये इंटरगोनाइज करता है ग्रोथ प्रमोटिंग जो इफेक्ट्स होते हैं प्लांट हार्मोन जैसे कि 3-इंडोलिक एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड एंड काइनेटिन के जो ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट्स होते हैं इसको रोकते हैं ज़ैंथोजिन, एग्जैक्टली सिमिलर टू द एब्सिसिक एसिड। इसीलिए यही इसका जो है फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है ज़ैंथोजिन का सिमिलर होता है एब्सिसिक एसिड से। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। एनी पार्शियल अनफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन डिस्टेबलाइजेस द प्रोटीन स्ट्रक्चर। कह रहा है अगर किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कहीं पे उनमें अनफोल्डिंग होती है तो उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर को ये क्या होता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है। इन सच सर्कमस्टांसेस विच फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट कैन बी सीन। कह रहा है जब ये डिस्टेबलाइजेशन या अनफोल्डिंग होती है तो वहाँ पे आपको कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, टर्न्स एंड अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, सुपर कॉइल या रैंडम कॉइल। जब कभी भी कोई भी प्रोटीन अनफोल्ड होगा डिस्टेबलाइजेशन के बाद या डीनेचुरेशन के बाद तो जो आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर
देखने को मिलेगा वो क्या होगा, आपका रैंडम कॉइल देखने को मिलेगा, या आप कह लीजिए जो टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर लूज हो जाएगा तो आपको रैंडम कॉइल देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। द आउटपुट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेटाबोलाइसिस। आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस, उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। ग्लाइकोसिस फर्स्ट स्टेप है, फिर जो ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट बनता है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन होता है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन के बाद एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटिल कोएंजाइम को भेजा जाता है क्रेब साइकिल में, जहाँ पे NADH और FADH2 कार्बन डाइऑक्साइड ये सब बनते हैं। फिर NADH और FADH2 को भेजा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहाँ से उसके जो हैं कंपोनेंट्स को तोड़ के ATP बनाया जाता है। जो एनर्जी निकलती है उसको ATP के फॉर्म में रख लिया जाता है। पर ग्लाइकोलिसिस एक पार्ट है। हाँ, किसी भी एग्जाम में यहाँ पे हर पार्ट में निकलने वाले जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो पूछा जाता है। एनर्जी कितना निकला ATP के फॉर्म में, NADH के फॉर्म में, FADH2 के फॉर्म में, वो आपसे पूछा जाता है। ग्लाइकोलिसिस का यहाँ पे पूछा गया है कि मेटाबोलाइज होने के बाद क्या बनता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मेटाबोलाइजेशन के बाद 2 पायरुवेट बनेगा, 2 ATP बनेगा। एक्चुअली 4 ATP बनता है, पर 2 ATP वहीं इसी रिएक्शन में यूज हो जाते हैं, इसलिए जो नेट गेन होता है वो 2 ATP का होता है, और साथ ही साथ 2 NADH भी निकलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। कह रहा है एक प्रोटीन के अंदर KDEL ये सिग्नल सीक्वेंस है। K स्टैंड फॉर लाइसिन, D स्टैंड फॉर एस्पार्टेट, E स्टैंड फॉर ग्लूटामेट एंड L स्टैंड फॉर ल्यूसीन। अगर ये किसी प्रोटीन में सिग्नल सीक्वेंस है तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? या ल्यूमन रिटेनिंग प्रोटीन्स हैं, ये सेक्रेटरी प्रोटीन्स हैं, या लाइसोमल प्रोटीन्स हैं, या माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। देखिए, अगर एक सेल है, राइबोसोम्स में प्रोटीन वो उनका काम है, वो मशीनरी हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डेडिकेटेड हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं। पर कैसे किस प्रोटीन को क्या पता चलेगा, या सेल को कैसे पता चलेगा कि किस प्रोटीन को कहाँ पे भेजना है? को बहुत सारे सेक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं, उनको सेल से बाहर निकाला जाता है। बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो अदर ऑर्गेन में फंक्शनल होते हैं, तो उनमें वो भेजा जाता है। पर सेल को कैसे पता रहेगा कि कहाँ पे भेजना है? जिसके लिए कुछ उनमें यूनिक सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से सेल पहचानता है कि ये किस ऑर्गेनेल के लिए बनाया गया है, उसके अंदर जाना है या उसके मेम्ब्रेन में रहना है। वैसे ही KDELE का जो सिग्नल सीक्वेंस है ये बताता है कि ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में रहने वाली प्रोटीन है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए KDELE सिग्नल सीक्वेंस, आप बोलेंगे कि ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। कह रहा है 3 टाइप के C4 प्लांट्स होते हैं। अभी आपको पता होगा, आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन C3 प्लांट, C4 प्लांट्स एंड कैम प्लांट्स। तो जो C4 प्लांट्स हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा और जानकारी मिलती है कि यहाँ पे C4 प्लांट्स को 3 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। उसका बेसिस आपसे पूछा है, किसके बेसिस पे इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है? केमिकल नेचर जो होता है C4 कंपाउंड का, या डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होता है कंपाउंड का, केमिकल नेचर ऑफ C3 कंपाउंड, या द एंजाइम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। सही है, इसका जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है C4 कंपाउंड का बंडल सीड सेल्स में, उसके बेसिस पे जो C4 प्लांट्स है उनको 3 सब टाइप में बांटा गया है। NADP मैलिक एंजाइम ME, NADP ME, या फॉस्फेनोल पायरुवेट्स कार्बोक्सिकाइनेस PEPCK सब टाइप, ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, NADP ME, NADME, और यहाँ पे क्या है, PEPCK। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज प्रोड्यूसेस नॉन एंडोस्पर्मस सीड? सीड्स बनाते हैं प्लांट्स, कुछ में एंडोस्पर्म के फॉर्म में। एंडोस्पर्म क्या होता है? जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें जब जो स्पर्म है आपका, एक तो ओवा से फ्यूज़ करता है, सेकंड आपका किससे फ्यूज़ करता है? पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करता है। पोलर न्यूक्लियाई जो कि ट्रिप्लाइड नेचर का होता है, ये आगे चल के एंडोस्पर्म बनाते हैं। कुछ सीड में ये एंडोस्पर्म वैसे के वैसे बने रहते हैं, और कुछ सीड में जो कि नॉन एंडोस्पर्मल सीड्स कहलाते हैं, उनमें एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेके जो न्यूट्रिशन है वो कॉटिलिडन्स में रिजर्व करके रखा जाता है। और कॉटिलिडन्स मेनली आपको फेबेसी फैमिली के मेंबर में अच्छे से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो होता है, फेबेसी फैमिली का एक मेंबर है फैसियोलस वल्गैरिस। तो नॉन एंडोस्पर्मल सीप में कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता है, ये कम्प्लीटली कंज्यूम कर दिया जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में।
कुछ डाइकोटिलिडन्स जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स वाले हैं उनके एग्जाम्पल हैं बीन, ग्राम एंड पी, ठीक। और यही जो होता है कोटिलिडन्स, इनके सोल फूड स्टोरेज ऑर्गन की तरीके से बिहेव करते हैं। तो फेस्टिवल्स वर्गेलिस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये था 55 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं और जो बचे क्वेश्चन हैं वो डील करूंगा। देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मास्टर्स ऑफ बॉटनी लेके आया है 10 फुल मॉक टेस्ट फॉर यूपीएससी। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या हम हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ जो भी एग्जामिनेशन होते हैं एमपीपीएससी उनके भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन होते हैं या एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए ये फुल मॉक टेस्ट क्या उसके लिए एलिजिबल मतलब है, एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो हाँ, क्योंकि बॉटनी हर जगह पूछा जाता है और लेवल हर जगह का यही रहता है लगभग। तब आप जो है जो 10 फुल मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं सितंबर में 4, 11, 18, 25, अक्टूबर में 2, 9, 16, 23 और 30 और 6 नवंबर को पूरे हर संडे को ये टेस्ट है, मॉक टेस्ट है ये। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की फी है 300। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप किसी भी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा या कहीं का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बॉटनी पार्ट के लिए आप जो है इस मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।